एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था जो ड्रैगन फ्रूट की खेती करता था। दूर दूर तक कोई भी इस फल की खेती नहीं करता था, इसलिए सब उसी के ड्रैगन फ्रूट खरीदते थे। हरिया भैया, ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले तुम यहाँ इकलौते इंसान हो, फिर भी इतने मुनासिब दामों में क्यों बेचते हो? अरे भाई, ऊपर जाकर भगवान को भी मुंह दिखाना है, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। हरिया के दो बेटे थे, अनुज और शेखर। मरते समय हरिया ने एक एक खेत अपने दोनों लड़कों को दे दिया और उन्हें ईमानदारी की नसीहत करके मर गया। पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? चलिए भैया, पिताजी की अंतिम यात्रा का प्रबंध करते हैं। हरिया का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद अनुज और शेखर अपने अपने खेत में खेती करना शुरू कर देते हैं। अनुज तो अपने पिता के बताए ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, पर शेखर उन ड्रैगन फ्रूट को बहुत महंगे में बेचने लगता है। पिताजी तो कुछ ज्यादा ही सीधे थे। जो चीज हजारों में बिक सकती थी उसे सैकड़ों में बेच रहे थे, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो इससे खूब पैसा कमाऊंगा। ए जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। पिताजी की कमी तो हमेशा रहेगी, पर यही तो जीवन है। हाँ, सही कहा आपने। अनुज के कम दाम पर बेचने के कारण शेखर के ड्रैगन फ्रूट अच्छे नहीं बिक रहे थे, तो वो अनुज के पास आता है और कहता है, भैया, आपका दिमाग तो ठीक है ना? ड्रैगन फ्रूट को इतना सस्ता बेच रहे हैं, आपकी वजह से मेरा काम भी नहीं चल रहा है। हाँ, तो तुम भी इतने में ही बेचो, क्योंकि इसका सही दाम यही है। ओफो, आपको भी पिताजी वाली ईमानदारी की बीमारी लग गई है क्या? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरी बात मान लीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। शेखर धमकी देकर चला जाता है, पर अनुज उसकी बात पर अमल नहीं करता, जिससे शेखर को काफी नुकसान होता है और वो गुस्से में एक रात अनुज का खेत बर्बाद कर देता है। आपकी सारी फसल बर्बाद हो गई है भैया, और ये जो कीटनाशक मैंने छिड़के हैं, इससे अब आप कभी फसल उगा नहीं पाएंगे। अगले दिन जब अनुज अपने खेत पर आता है तो ये सब देखकर हैरान रह जाता है और बुरी तरह से रोने लगता है। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना गिर सकता है कि वो मेरा खेत बंजर बना देगा। अब मैं क्या करूं? मैंने आपको पहले ही समझाया था भैया, पर आपके समझ में नहीं आया। अब भुगतो। अब मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा, तो इस खुशी में लो, कुछ मीठा खा लो। शेखर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है और अनुज उस मलाई रबड़ी को देखता रह जाता है। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही एक चिड़िया आती है और उस मलाई रबड़ी को खाने लगती है। अरे रे, ये क्या हो रहा है? ये कैसा जादू है? मेरा खेत तो बंजर हो गया था और इसमें फसल उग रही है, वो भी मलाई रबड़ी की। लगता है ये चिड़िया ही जादुई है। अनुज नजर उठाकर चिड़िया को देखता है तो चिड़िया सुनहरे रंग की होती है और चमकती हुई गायब हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या था? मुझे फौरन प्रिया को बताना चाहिए। अनुज भागता हुआ जाता है और प्रिया को खेत पर बुलाकर लाता है। ये तो सच में कोई जादू है। मैं एक मलाई रबड़ी तोड़कर देखती हूँ। हाँ, तोड़ो। प्रिया जैसे ही एक मलाई रबड़ी तोड़ती है तो वहाँ पर दूसरी मलाई रबड़ी अपने आप प्रकट हो जाती है। ये तो जादुई मलाई रबड़ी खेत है। अब हम लोगों को ड्रैगन फ्रूट बेचने की जरूरत नहीं है। हम मलाई रबड़ी बेचकर अमीर हो सकते हैं। मुझे लग रहा था कि भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, पर भगवान ने तो मुझे इतना दे दिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उनके गांव में डाकू आ जाते हैं। हाय राम, हमारे गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? क्या ये भी मलाई रबड़ी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता? अरे हाँ, हे जादुई मलाई रबड़ी खेत, हमारे गांव को इन डाकुओं से बचा लो।
अनुज का बस इतना कहना था कि तभी जादुई मलाई रबड़ी खेत सारे डाकुओं को अपने अंदर खींच लाता है और अपनी फसल में बांधकर हवा में लटका देता है। अरे ये क्या भला है, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हम आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएंगे। इनको छोड़ दो जादुई मलाई रबड़ी खेत, इनको इनका सबक मिल गया है। खेत उन डाकुओं को छोड़ देता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। अरे अनुज, ये तुम्हारा खेत जादुई कैसे हो गया? ये तो बस भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ये जादुई मलाई रबड़ी खेत दिया। आज से मैं ये मलाई रबड़ी ही बेचूंगा। आप लोग खरीदेंगे ना? हाँ बिल्कुल। अनुज की मलाई रबड़ी बहुत अच्छी बिकने लगती है, जिससे वो बहुत अमीर हो जाता है और साथ ही वो उस जादुई खेत से लोगों की खूब मदद भी करता रहता है। ये सब देखकर शेखर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट को महंगे दामों पर बेचकर भी वो उतना अमीर नहीं हो पा रहा था जितना अनुज हो गया था। मेरी किस्मत ही बेकार है। पहले भैया के चक्कर में मेरे ड्रैगन फ्रूट महंगे नहीं बिकते थे और अब महंगे बिक भी रहे हैं, तो इन्होंने उससे भी ज्यादा तरक्की कर ली और पूरा गांव इनका मुरीद हो रखा है। वो अलग, मुझे कुछ करना पड़ेगा। शेखर एक बार फिर से अनुज के खेत को बर्बाद करने की योजना बनाता है। वो एक रात उसके खेत में जाकर हल चला देता है। अब मैं देखता हूँ ये अनुज क्या करता है। शेखर भूल गया था कि वो जादुई खेत है। अगली सुबह वो फिर से ठीक हो जाता है। ये सब देखकर तो शेखर के तन बदन में आग लग जाती है और वो सोच लेता है कि आज रात को वो इसमें आग लगा देगा। इस पूरे खेत को मैं भस्म कर दूंगा, फिर देखता हूँ कौन सा जादू काम आएगा। पर जब अगली रात वो उस खेत में आग लगाने जाता है तो खेत उसको बहुत अच्छा मजा चखाता है। अरे ये क्या मुसीबत है, बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अंधेरे में शेखर को कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। वो रोशनी करने के लिए जैसे ही माचिस चलाता है तो पूरे खेत में आग लग जाती है। अब तो वो पागलों की तरह चिल्लाकर इधर उधर भागने लगता है। उसकी चीखें सुनकर वहाँ भीड़ लग जाती है। और ये क्या हो रहा है? ये खेत इतना बड़ा हो गया है और इसमें आग कैसे लग गई? जादुई रबड़ी खेत, शेखर को माफ कर दो और शांत हो जाओ। अनुज का ये कहते ही जादुई रबड़ी खेत शेखर को उठाकर बाहर फेंक देती है। मैं तुम्हारा खेत जलाने आया था, उल्टा मैं ही जल गया। मुझे माफ कर दो अनुज भैया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, पर पलटकर फिर कभी मेरे खेत की तरफ मत देखना, समझे? अनुज की ये बात सुनकर शेखर वहाँ से भाग जाता है और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। बहुत समय पहले एक विशाल खजूर का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के नीचे बहुत बड़े बड़े महापुरुष और ऋषि बैठकर साधना किया करते थे। उसके बाद उस पेड़ के पास अपने सभी सामान दबाकर चले जाते थे। कई सालों बाद वहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। लोग उसके आसपास झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। सभी उस खजूर के पेड़ के नीचे आकर बैठा भी करते थे। उस पेड़ के पास एक विष्णु नाम का आदमी आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे खजूर के पेड़ के आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। मुझे लगता है इस खजूर के पेड़ के पास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। अगर एक बार ये शक्ति बाहर आ गई तो हम सभी बच नहीं पाएंगे। गांव वाले विष्णु की बात सुनकर बहुत डर जाते थे। अरे विष्णु, ये तू कैसी बातें कर रहा है? हम इस खजूर के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भाइयों, मेरी बात मानो, इस पेड़ से दूर रहना ही अच्छा है। मैं तो कहता हूँ इस खजूर के पेड़ से कई किलोमीटर की दूरी बना लेना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। विष्णु बहुत ज्ञानी था, इसलिए सभी उसकी बात मानने की सोचते हैं और वहाँ आसपास से अपनी झोपड़ी हटा लेते हैं और उस खजूर के पेड़ से भी दूर हो जाते हैं। कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाया करता था। उस खजूर के पेड़ से सभी दूर रहने लगते हैं। सालों बीत जाते हैं मगर कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता है। गांव में गोपाल नाम का एक आदमी था। उसने भी उस जादुई खजूर के पेड़ के बारे में सुना था। ऐसे कौन सी शक्ति है जिससे सभी डर रहे हैं?
क्या सच में उस खजूर के पेड़ की वजह से हमें नुकसान हो सकता है? गोपाल वहां जाने की सोचता है, मगर गांव वाले उसे वहां जाने से मना करते हैं। वो मान जाता है, लेकिन एक दिन गोपाल उसे पेड़ के पास वाले रास्ते से जा रहा होता है। वो सोचता है, क्यों ना एक बार उस खजूर के पेड़ को देख कर आऊं, आज तक तो कभी नहीं देखा। गोपाल उस खजूर के पेड़ के पास आता है। चारों ओर सन्नाटा था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस कुछ जानवरों की आवाज आ रही थी। क्या सच में ये खजूर का पेड़ लोगों को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पेड़ को बोलता देख गोपाल हैरान रह जाता है। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं जादुई खजूर का पेड़ हूँ। सालों पहले कई महापुरुष और ऋषि यहाँ आकर बैठा करते थे और मैं उन्हें वो सब देता था जो उनकी जरूरत थी। गांव वाले कहते हैं आपके पास कुछ ऐसी शक्ति है जिससे सबका नुकसान हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन जितने भी महापुरुष यहाँ तब करते थे वो अपना सारा सामान यहीं दबाकर चले जाते थे। उनके सभी सामान बहुत शक्तिशाली हैं। मैं तो कब से यहाँ आना चाह रहा था आपको देखने, इसीलिए मैं यहाँ तक आ पहुँचा। बताओ बच्चे, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? जी बताइए। तुम मेरे आसपास के जमीन खोदना शुरू कर दो और तुम्हें जो भी मिले उन सभी सामान को पास वाली नदी में बहा दो। जितने भी महापुरुष और ऋषि हैं उन सब की आत्मा को शांति मिलेगी। जी मैं अभी करता हूँ। गोपाल आसपास की जमीन खोदना शुरू कर देता है और सारा सामान निकालता है और उन्हें पास वाली नदी में बहा देता है। फिर पेड़ के पास आता है। मैंने आपका काम कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लो तुम्हारे लिए सोने के सिक्के, इसे लेते जाओ और जब भी तुम्हें कुछ चाहिए मेरे पास जरूर आना। मैं वो चीज तुम्हें जरूर दूंगा, मगर मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। जी ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। एक दिन गोपाल जादुई खजूर के पेड़ से कुछ मांगने आता है तो देखता है जादुई पेड़ पत्थर बन चुका है और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी है। ये देख गोपाल बहुत परेशान हो जाता है। ये अचानक जादुई पेड़ को क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले तो मैं यहाँ आया था, तब तो आप बिल्कुल सही थे। जादुई खजूर के पेड़, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? कुछ बोलो तो सही। पर जादुई पेड़ कुछ नहीं बोलता है। गोपाल पानी लेकर आता है और जादुई पेड़ पर छिड़कता है। जादुई पेड़, अब तो कुछ बोलो। बार बार कहने पर भी जादुई पेड़ कुछ जवाब नहीं देता है तो गोपाल वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। कितनी निर्दयी हो तुम, अब भी मुझ पर दया नहीं आ रही है। कुछ तो बोलो, जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। गोपाल घंटों तक बैठा रहता है। तब गोपाल को धीमी धीमी कुछ आवाजें सुनाई देती है। गोपाल, यहाँ मत बैठो, कोई फायदा नहीं। अब मैं जादुई खजूर का पेड़ नहीं रहा। अब मैं वापस कभी पहले जैसा नहीं हो पाऊंगा। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ज्यादा बात कर सकूं। मगर मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है? जो सामान मैंने तुमसे उस नदी में डालने को कहा वो सभी बहुत शक्तिशाली सामान थे। महापुरुष और ऋषियों ने मुझसे कहा था ये कभी किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। हाँ, तो वो किसी के हाथ नहीं लगा। मैंने उसे नदी में डाल दिया था, वो बह गया था पानी के साथ। नहीं गोपाल, मुझे नहीं पता था उस नदी में कई सालों से राक्षस बैठा था। जैसे ही तुम उसे नदी में डाल कर गए उस राक्षस ने उसे ले लिया और बहुत शक्तिशाली बन गया। उन लोगों ने कहा था अगर वो सामान किसी बुरे हाथ में लगा तो उसके कुछ हफ्ते बाद ही मेरी सारी शक्तियां चली जाएंगी और मैं मुरझा जाऊंगा। गोपाल जादुई पेड़ की बात सुनकर दुखी हो जाता है। क्या कुछ हो नहीं सकता जिससे तुम पहले जैसा हो जाओ? उस राक्षस को मारना होगा जो उस नदी में अभी भी बैठा है, मगर ये आसान नहीं है। तो मुझे ये बताओ मैं कैसे उसका अंत कर सकता हूँ? आज से ठीक 5 दिन बाद मेरे पास आना और मेरे पास वाली जमीन खोदना। वहां तुम्हें एक तलवार मिलेगा। उसी तलवार से तुम्हें उसे खत्म करना होगा।
वो 1 मिनट के लिए हर रात पानी से बाहर आता है। तुम्हें उसी 1 मिनट में उस पर वो तलवार चला देना है और निशाना उसकी गर्दन पर लगना चाहिए। जादुई पेड़ के कहे अनुसार गोपाल 5 दिन बाद जादुई पेड़ के पास आकर जमीन खोदकर वो तलवार निकालता है और नदी के बाहर उस राक्षस के आने का इंतजार करने लगता है। राक्षस पानी से बाहर आता है। निशाना लगाकर गोपाल तलवार उसकी ओर चला देता है। राक्षस जोर से चिल्लाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। राक्षस की मृत्यु होते ही पेड़ वापस से हरा भरा बन जाता है और उसकी शक्तियां वापस आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं अपने पुराने रूप में आ गया। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं तुम्हें वापस पहले जैसा देख पा रहा हूँ। गोपाल भागकर जादुई पेड़ के गले लग जाता है। जादुई पेड़, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। फिर गोपाल वहां से चला जाता है। विमला अपने पति रमेश के साथ कूड़ा उठाने का काम करती है। विमला अपने साथ अपने 2 साल के बच्चे को भी अपने पीठ पर बांधकर काम करती है। दोनों बड़ी मेहनत करके 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाते हैं। दोनों बहुत ही नेक और दयालु होते हैं। एक दिन खाना खा के रमेश अपनी पत्नी विमला से कहता है, बिमला, मेरा सपना है कि मेरा बेटा अजय एक दिन पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने, पर हमारी ये गरीबी, इसमें हम इसे कैसे पढ़ाएंगे और कैसे बड़ा आदमी बनाएंगे। अपने पति की बात सुनकर आप ये सब मत सोचिए, भगवान है ना ये सब सोचने के लिए। हमें बस मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। उसके बाद दोनों खाना पीना खाकर अपनी टूटी झोपड़ी में सो जाते हैं। अगले दिन अपने अपने कूड़ा बिनने का काम करने लगते हैं। तभी रमेश को खून की उल्टी होती है। ये देखकर, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं कहाँ जाऊँ? किससे मदद मांगू? उसको रोता देखकर कुछ लोग वहाँ आते हैं और रमेश को एक अस्पताल में एडमिट करा देते हैं। डॉक्टर विमला को बताते हैं कि रमेश को 1st स्टेज का कैंसर है और ऑपरेशन कराना होगा। ये सुनकर विमला पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो रोते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? इनके इलाज के लिए अब तो कुछ चमत्कार ही कर सकता है तू। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा बेटे का क्या होगा? इसके बाद डॉक्टर दवाई देके रमेश को घर जाने को कह देते हैं। विमला रमेश को अपनी टूटी झोपड़ी में ले आती है। वो चावल दाल बनाकर रमेश को दे देती है और अपने बच्चे को भी खिला देती है। जब वो खुद खाने जा रही होती है कि तभी एक बूढ़ी औरत उनके घर के बाहर आती है और खाना मांगती है। आवाज सुनकर विमला बाहर आकर अपने हिस्से का खाना उसे दे देती है। खाना देखकर, बेटी, भगवान तेरी सारी इच्छा पूरी करे। खाना खा के बूढ़ी औरत वहीं बैठकर चावल के दाने से एक घर बनाने लगती है। विमला जब भी औरत को पानी देने आती है तो चावल के घर को देखकर बोलती है, माँ जी, ये चावल का घर कितना सुंदर और अनोखा है। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत को पानी देती है। पानी पीकर, बेटी, तूने इस बूढ़ी औरत की बिना किसी स्वार्थ के भूख और प्यास बुझाई है, इसलिए तू इस चावल के घर को मेरा आशीर्वाद समझकर रख ले। आज के बाद से तेरी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। विमला बूढ़ी औरत को मना नहीं कर पाती है और उस चावल के घर को अपने झोपड़ी में ले जाती है। अगले दिन सुबह जब रमेश उठता है तो सामने चावल के घर को देखकर, बिमल, ये चावल का घर कहाँ से आया? विमला सारी बातें रमेश को बताती है। उसके बाद विमला उस जादुई घर को हाथ में लेती है और कहती है, जाते समय माई ने कहा था कि अब हमारी सारी दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको पता है, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। विमला की बात सुनकर रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, काश ऐसा हो पाता। मैं जानता हूँ मैं सिर्फ कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, क्योंकि इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखना, सब ठीक हो जाएगा और मैं आपके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे ले आऊंगी। उसके ये कहते ही सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं और इतने में रमेश खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, बिमला, मुझे एकदम ठीक लग रहा है। कोई कमजोरी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। ये सुनकर विमला हैरान हो जाती है और कहती है, ये सब कैसे हो सकता है? ये तो कोई जादुई जैसा लग रहा है। कहीं ये चावल का घर जादुई घर तो नहीं है? तुमने उस चावल के घर को हाथ में लेके जो भी कहा वो सच हो गया।
रमेश की बात सुनकर ये कैसे हो सकता है, ऐसा कहकर वो उस चावल के घर को अपने हाथ से नीचे रखती है और कुछ मांगती है, पर इस बार उसे कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद वो उस चावल के घर को दोबारा अपने हाथ में लेके अपनी झोंपड़ी की जगह एक घर मांगती है और कुछ ही देर में उसकी झोंपड़ी की जगह एक बड़ा घर आ जाता है। ये देखकर ये तो सच में जादुई चावल का घर है। उसके बाद विमला खुशी खुशी डॉक्टर के पास रमेश का टेस्ट कराने जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब वो एकदम ठीक है। दोनों ये खबर सुनकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने काम पर जाते हैं और मालिक, मेरा हिसाब कर दीजिए, अब मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर क्या कोई नया काम ढूंढ लिया है तुमने? हैं? नहीं मालिक, ऐसा नहीं है, अब बस मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ऐसा क्या हो गया है जो अब तुम्हें काम की कोई जरूरत नहीं है? क्या कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? विमला कुछ नहीं कहती है और अपना हिसाब लेके वहाँ से अपने घर चली जाती है। अब विमला और रमेश को किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। दोनों अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जी रहे होते हैं। रमेश ने भी अपना व्यापार शुरू कर लिया होता है। एक दिन रमेश और विमला का मालिक उन दोनों को एक बड़ी सी कार में देखता है। उन्हें देखकर अरे ये तो बिमला और रमेश है, ये दोनों इस बड़ी सी कार में क्या कर रहे हैं? ऐसा कहकर वो उन दोनों के पास जाता है और कहता है, अरे तुम दोनों इस कार में क्या कर रहे हो? अपने मालिक की बात सुनकर, मालिक ये कार हमारी ही है। विमला की बात सुनकर मालिक को बड़ी हैरानी होती है और वो कहते हैं, क्या क्या कोई लॉटरी निकल गई है तुम्हारी जो इतनी जल्दी इतने अमीर हो गए? मालिक, ऐसा ही समझ लीजिए। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं, पर उनका मालिक वही खड़ा होकर अपने आप से कहता है, हाँ जरूर कोई बात है, वरना ये दोनों इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए? इन दोनों को तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी और अब अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया? ऐसा सोचकर वो रमेश के घर की तरफ जाता है तो सामने देखता है कि टूटी झोपड़ी की जगह एक बहुत सा बड़ा घर है। घर के बाहर 2 बड़ी गाड़ियां हैं। ये सब देखकर इतना बड़ा घर, 2 गाड़ियाँ, मेरा शक एकदम ठीक है, जरूर कोई बात है। मालिक चोरी से रमेश के घर में घुसता है। उस समय विमला जादुई चावल के घर को हाथ में लेके उससे कुछ पैसे मांग रही होती है। मनोज ये सब देख लेता है। उसके बाद, सुनिए, ये पैसे आप अपने पास रख लीजिए और गांव के बाहर जो अनाथालय है वहाँ कल ये पैसे दे आना। इन पैसों से उन सभी लोगों की थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है बिमला, चलो अब सोने चलते हैं। दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इतने में मनोज उस जादुई चावल के घर को चुरा कर जाने लगता है। जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखने की कोशिश करता है, उसे जोर से करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए पीछे गिर जाता है। आवाज सुनकर रमेश और विमला दोनों बाहर आते हैं और सामने अपने मालिक को देखकर, मालिक, आप और यहाँ वो भी इतनी रात में क्या कर रहे हैं? मालिक, आपने ये जादुई चावल के घर को अपने हाथ में क्यों लिया हुआ था? दोनों की बात सुनकर, मैं इसे चुराकर अपने घर ले जाना चाह रहा था, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मेरे मन में लालच आ गया था, इसीलिए मैं इसे चुराने आ गया। मालिक की बात सुनकर, मालिक, भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया है, आपको इससे चुराने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। मालिक, हम इससे जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, आप हमें इसे वापस दे दें। दोनों की बातें सुनकर मनोज दोनों से माफी मांगता है और वो जादुई चावल के घर को उन्हें वापस लौटाकर अपने घर लौट जाता है। जादुई चावल के घर को वापस अपने पास देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों इसी तरह दूसरों की मदद करते हुए अपना जीवन जीत रहे थे।